हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कल ताप एवं ऊष्मा के बारे में जाने थे। ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, या ताप के अन्य मात्रक क्या होते हैं, और ताप कन्वर्टर कैसे होता है। मतलब डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो, या सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, तो इसके बारे में कल हम लोग जानकारी लिए थे। आज ये ऊष्मा एवं ताप का दूसरा भाग है। तो कल की चीज़ों को कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कल हम लोग क्या पढ़े थे, ऊष्मा पढ़े थे, ऊष्मा हीट। तो कल आपको बताया गया था कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको क्या बताए थे कल, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। और ऊष्मा के अन्य मात्रक में क्या था, ऊष्मा के अन्य मात्रक थे आपके कैलोरी, किलो कैलोरी, बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और थर्मो। और आपको कल ये भी बताए थे कि एक कैलोरी बराबर कितने जूल का होता है, एक किलो कैलोरी बराबर कितने कैलोरी के, या एक किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितने कैलोरी के, और एक थर्म में कितने ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं। इसके बारे में हम लोग, इसके बाद हम लोग ताप के बारे में पढ़े थे, टेम्परेचर। और आपको ताप का एसआई मात्रक क्या बताए थे, एसआई मात्रक बताए थे आपको केल्विन। इसके अलावा ताप के अन्य मात्रक थे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर। और आपको ये भी बताया गया था कि डिग्री सेल्सियस पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही मान केल्विन पर कितना होता है, 310 केल्विन। इसके अलावा हम लोग ये जाने थे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलेंगे, या केल्विन को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में कैसे बदला जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी और आप पूरा मैटर तैयार कर लिए होंगे। आज उसी के आगे बढ़ते हुए हम भाग 2 देखेंगे। देखिए, समझिएगा। मान लो एक ये बर्तन रखा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसे हम लोग गर्म करते हैं। होता क्या है, इसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल, वाटर। और इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। इसमें भी वाटर है, जल है। अब जिसका जो जल है उसका तापमान है, मान लो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो जल है उसका तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े रखे गए हैं। ये पहला बर्तन है जिसमें जल रखा हुआ है। जब इसको गर्म करेंगे तो इसका तापमान क्या है, जो पहले पानी रखा गया है, जल रखा गया है, उसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। और जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह तापमान पहुंच जाता है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस की। और यहाँ क्या है, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, और गर्म करेंगे फिर भी इसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, जो 10 डिग्री सेल्सियस का जल था, जब इसे हम हीट देंगे या उष्मा देंगे तो इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, तापमान इंक्रीज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो लिख रहे हैं, जो उष्मा तापमान बढ़ा देती है, जो उष्मा तापमान बढ़ा देती है उसे संवेदनीय
या संवेदनशील, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे सेंसिबल हीट, ऊष्मा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक बीकर रखा हुआ था जिसमें जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। जब इसको हम गर्म करेंगे, इसको उष्मा देंगे, तो इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हुआ क्या, जब हम उष्मा दिए तो इसका तापमान बढ़ा, लेकिन अवस्था नहीं बदली है। ये पानी था, ये भी क्या है, पानी ही रहेगा। जो 10 डिग्री सेल्सियस का जल था, ये क्या, इसमें रखा गया वाटर, पानी, और इसमें क्या रखा गया है, वाटर प्लस आइस क्यूब, जल और बर्फ के टुकड़े रखे गए हैं। तो जब हम पानी को गर्म किए, उष्मा दिए, तो इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जो उष्मा तापमान बढ़ा देती है उसे क्या बोलते हैं, संवेदनीय या संवेदनशील या सेंसिबल उष्मा हीट कहते हैं। यहाँ पर अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन नहीं। अवस्था परिवर्तन मतलब ये हुआ कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो जल था वो जल ही रह जाएगा, अंतर क्या हुआ, सिर्फ इसका तापमान बढ़ा है। तो ऐसी उष्मा जो तापमान बढ़ा दे लेकिन अवस्था परिवर्तन ना हो, अगर वो पानी है तो पानी ही रहेगा और बर्फ है तो बर्फ ही रहेगा, अवस्था परिवर्तन ना हो, उसे संवेदनीय या संवेदनशील उष्मा कहा जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक तो पानी रखा गया था, उसके साथ बर्फ के टुकड़े रखे गए थे। जब इसको उष्मा देंगे हम, जब इसको उष्मा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तापमान बढ़ नहीं रहा, यहाँ पे तापमान क्या हुआ था, तापमान बढ़ा था, जबकि यहाँ पर तापमान बढ़ नहीं रहा है, तापमान बढ़ नहीं रहा है। देखो हुआ क्या, इसमें उष्मा देने पर बर्फ के टुकड़े पिघलकर तरल अवस्था में आ गए, तरल अवस्था में आ गए। मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो उष्मा दी गई है वो तापमान नहीं बढ़ा रही है, वो उष्मा बर्फ को पिघलाने में लग रही है, वो उष्मा बर्फ को पिघलाने में लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी उष्मा जो तापमान ना बढ़ाए, सिर्फ क्या करे, अवस्था परिवर्तन करे, उसे बोला जाता है गुप्त उष्मा। उसे क्या बोला जाता है, गुप्त उष्मा। ऐसी उष्मा जो तापमान ना बढ़ाए, जिसकी वजह से तापमान इंक्रीज ना हो, वह सिर्फ अवस्था परिवर्तन करे, उसे बोलते हैं गुप्त उष्मा। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर उष्मा देने पर इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, इसका तापमान इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो ऐसी उष्मा जो तापमान बढ़ा देती है उसे संवेदनशील या संवेदनीय उष्मा होती कहते हैं। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर उष्मा देने पर बर्फ के टुकड़े पिघलकर तरल अवस्था में अर्थात पानी में बदल गए। तो यहाँ पर जो पहले पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था, अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो उष्मा दी गई है वो बर्फ को पिघलाने में खर्च हो गई है और यहाँ पर इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। आगे देखिएगा, गुप्त उष्मा कहते किसे हैं, नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु, नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा को गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। देखते हैं, हेडिंग लिखिएगा, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। पहले सीधा सीधा परिभाषा लिखते हैं,
ऐसी ऊष्मा जो तापमान ना बढ़ाए, तापमान ना बढ़ाए और सिर्फ अवस्था परिवर्तन करे, और सिर्फ अवस्था परिवर्तन करे, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो दूसरा वाला फिगर बनाए थे आपको यही बताए थे कि जब पानी था और पानी का तापमान क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ बर्फ के कुछ टुकड़े रखे गए थे। जब उसको हम हीट किए, ऊष्मा दिए, तो क्या हुआ, जो ऊष्मा दी गई वो बर्फ को पिघलाने में लगी, ना कि तापमान बढ़ाने में। जो ऊष्मा दी गई उसकी वजह से बर्फ के टुकड़े पिघल कर पानी में बदल गए, लेकिन जब उसका तापमान पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और बाद में भी क्या था 0 डिग्री सेल्सियस ही था, तो क्या कहेंगे, ऐसी ऊष्मा जो तापमान ना बढ़ाए और सिर्फ अवस्था परिवर्तन करे, उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। अगर इसकी परिभाषा लिखा जाए, ये तो सीधा सीधा हो गया, जो ऊष्मा, या ऐसे लिख लो, नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, ये परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखो कि ऐसी ऊष्मा जो तापमान ना बढ़ाए, तापमान क्या रहे आपका, नियत रहे, मतलब स्टेबल रहे, तापमान ना बढ़े, नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। ऐसी ऊष्मा जो तापमान ना बढ़ाए, सिर्फ अवस्था परिवर्तन करे। अवस्था परिवर्तन मीन्स ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, या गैस से द्रव में बदल जाए और द्रव से ठोस में बदल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट। लैटेंट हीट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LH से डिनोट करते हैं, लैटेंट हीट। तो नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या सीधी सीधी परिभाषा है, ऐसी ऊष्मा जो तापमान ना बढ़ाए, सिर्फ अवस्था परिवर्तन करे, उसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे देखिएगा, एक फिगर द्वारा समझाते हैं आपको। आई होप आप समझ गए होंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या है और संवेदनशील ऊष्मा क्या है। बेसिक सा डिफरेंस है। संवेदनशील ऊष्मा या सेंसिबल हीट वह हीट है जो तापमान बढ़ा देती है, अवस्था परिवर्तन नहीं करती है। और गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट क्या है, जो अवस्था परिवर्तन तो करती है लेकिन नियत ताप पर, तापमान इंक्रीज या बढ़ता नहीं है, तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक फिगर द्वारा समझिएगा इसको, चार्ट को। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये हो गया आपका ऊष्मा, और यहां पर रख देते हैं ताप या तापमान, और यहां पर रखते हैं पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ, सॉरी यहां रख देते हैं हम -5 डिग्री सेल्सियस की क्या है, बर्फ, आइस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी, इसको हम ऊष्मा दिए, इसको जब ऊष्मा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। -5 डिग्री सेल्सियस की क्या थी, बर्फ थी, जब इसको हम ऊष्मा देंगे या हीट देंगे तो इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात ये पिघलेगी।
तो -5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यहाँ बताइए तापमान बढ़ रहा है कि अवस्था परिवर्तन हो रही है? सिर्फ तापमान इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। ये भी बर्फ था और ये भी बर्फ था, अंतर क्या हुआ, ये -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी और ये 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। तो यहाँ पर जो उष्मा लगी है, -5 डिग्री सेल्सियस को हम 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ तक ले गए हैं, तो बताओ इसे गुप्त उष्मा कहेंगे या संवेदनशील उष्मा कहेंगे? देखिए, जो संवेदनशील उष्मा होती है, संवेदनशील उष्मा, उसको हम लोग SH से डिनोट करते हैं, सेंसिबल हीट। और अगर गुप्त उष्मा की बात की जाए, इसकी गुप्त उष्मा की, तो उसको हम LH से डिनोट करेंगे, लेटेंट हीट से। तो यहाँ बताइए क्या लगेगा, यहाँ पे इसे बोलेंगे हम सेंसिबल हीट, संवेदनशील उष्मा। ये सिर्फ यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात -5 डिग्री सेल्सियस को की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदलने के लिए क्या लगा, संवेदनशील उष्मा लगी है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब यहां से चलेंगे, ये टेम्परेचर हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से चलते हैं आगे, अब यहां तक आ गए हम लोग। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी, अब यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी और ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। यहाँ पर तापमान इंक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ, सिर्फ अवस्था बदली है। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल गया है। तो इसे संवेदनशील उष्मा कहेंगे कि गुप्त उष्मा कहेंगे? गुप्त उष्मा कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग इसे बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या है ये, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, क्योंकि यहाँ पर तापमान नियत है, सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है। इसके आगे देखते हैं, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, इसको बदल देते हैं हम लोग, ये टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो गया, ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का पानी। अब बताइए यहाँ क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी जब बदल गया 100 डिग्री सेल्सियस पानी में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इस बीच में जो उष्मा का मान लगा हुआ है, इसे हम लोग संवेदनशील उष्मा कहेंगे, गुप्त उष्मा कहेंगे? इसे क्या बोलेंगे हम लोग, संवेदनशील उष्मा, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ा है लेकिन अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी था, ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसिबल हीट। अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ तापमान इंक्रीज हुआ है। इसके आगे देखते हैं, अब ये चेंज हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, सॉरी, ये हो गई 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया वेपर आपका। इसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, ये 100 डिग्री सेल्सियस की भाप है। यहाँ पे तापमान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तापमान नहीं बढ़ा, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो गया। ये द्रव से किसमें हो गया, गैस में। पानी किस अवस्था में होता है, तरल या द्रव अवस्था, लिक्विड में होता है, जबकि भाप क्या है, गैस है। यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अब यहाँ पे ये बर्फ क्या हुआ, गलन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, वाष्पन हुआ है। तो जब -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ होगी, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, संवेदनशील उष्मा। और ये जब 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अवस्था परिवर्तन हुआ है, लेकिन तापमान क्या है, स्थिर है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी ऊष्मा जो तापमान बढ़ा देती है लेकिन अवस्था परिवर्तन नहीं करती है, उसे संवेदनशील या सेंसिबल हीट कहा जाता है। और ऐसी ऊष्मा जो तापमान को नियत रखते हुए अवस्था परिवर्तन कर देती है, उसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट लिख लीजिएगा।
नोट में क्या होगा, अर्थात जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ भी सकता है, और नहीं भी। जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो उसका तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी। अब डिपेंड करता है कि वो ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा है। अगर गुप्त ऊष्मा होगी तो तापमान इंक्रीज नहीं होगा। अगर वो संवेदनशील या सेंसिबल हीट होगी तो तापमान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं उसका ताप बढ़ भी सकता है और नहीं भी। अगर वो सेंसिबल हीट होगी तो तापमान क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर वो संवेदनशील ऊष्मा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ेगा। अगर वो लैटेंट हीट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत रहेगा, स्टेबल रहेगा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं। नोट में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बर्फ के पिघलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है, जब तक पूरी बर्फ पिघलकर पानी ना बन जाए। उसी प्रकार जल के उबलने के दौरान जल का तापमान स्थिर रहता है जब तक पूरा जल भाप में ना बदल जाए। अर्थात कह सकते हैं बर्फ के पिघलने और जल के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है। अगर बर्फ पिघलेगी तो उसका तापमान तब तक बदलेगा नहीं जब तक पूरी बर्फ पिघलकर पानी ना बन जाए। इस प्रकार अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो पानी का तापमान तब तक नहीं बढ़ेगा उबलने के दौरान जब तक पूरा पानी भाप में ना बदल जाए। तो कह सकते हैं बर्फ के पिघलने और जल के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहता है जब तक बर्फ पिघलकर पानी ना बन जाए और जल भाप में ना बदल जाए। आगे देखते हैं इसके। अगर बातें समझ में ना आई हो तो वीडियो को रोक कर या पीछे करके दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बात करते हैं। एक होता है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, इसका मतलब अर्थ है कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे क्या बोला जाता है, गलन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात अगर आपके पास 1 ग्राम बर्फ है और उसको बदलना है आपको पानी में,
1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसी प्रकार 1 ग्राम जल को भाप 1 ग्राम जल को भाप या वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा चाहिए। तो अगर आपको 1 ग्राम जल को किसमें बदलना हो, भाप या वाष्प में, तो कितनी ऊष्मा चाहिए? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे बोला जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक उसी प्रकार 1 ग्राम जल को भाप या वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अब इसी में एक चीज नोट लिखिएगा, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप या वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएं। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे बोला जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक उसी प्रकार 1 ग्राम जल को या 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे बोला जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसे हम लोग कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है? लिख लेंगे, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। यह परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है जिसका भार, जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, अगर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो
तो जो ऊष्मा उसमें लगेगी उसे ही क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम या 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। परिभाषा प्रयास करिएगा समझकर पढ़ने की, क्योंकि रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। अगर समझकर अपनी भाषा में पढ़ोगे, हम भले ही परिभाषा आपको लिखा रहे हैं लेकिन आपको देसी भाषा में समझा भी रहे हैं। अगर आप परिभाषा समझ गए तो याद करने में आपको बहुत आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अब मात्रक की बात करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। एग्जाम में मात्रक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्रक में पहला है क्या, पहला देखेंगे एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है इसका, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जूल प्रति किलोग्राम के मतलब क्या है, केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये हो गया विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताएंगे आप, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, जूल प्रति या जूल बटे किलोग्राम केल्विन। अगर अन्य मात्रक की बात की जाए, अन्य मात्रक में तो पहला होगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी बटे ग्राम डिग्री सेल्सियस। और देखते हैं, अगला हो जाएगा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर इसको दिखाएंगे तो हम लोग क्या दिखाएंगे, किलो कैलोरी बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्या हो गए, विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक हो गए। जबकि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। अन्य मात्रक की बात की जाए तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, ये जो है आपका, इसे डिग्री या अंश बोला जाता है, डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये मात्रक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हल करोगे विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित, तो वहां पे ग्राम में दिया रहेगा द्रव्यमान, किलोग्राम में दिया रहेगा। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, किलोग्राम या किलो कैलोरी में दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे। अगर पता लगा उत्तर जूल में दिया गया हो तो ऑप्शन आप इसका मात्रक यूज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। कल ही आपको हम कैलोरी क्या है, जूल क्या है, किलो कैलोरी क्या है, कल बता दिए हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल का होता है, या 1 जूल बराबर कितने कैलोरी के, 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं। कल सारी जानकारी आपको दे दी गई थी। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, आपको 2 की विशिष्ट ऊष्मा याद होनी चाहिए। जैसे पहला क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2 की आपको याद रखना है, इसका होता है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम
डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसे क्या बोलेंगे 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको जल की और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा याद होनी चाहिए, और की याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे नीचे दिया रहता है कि जो पदार्थ देगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा वो दिया रहेगा, लेकिन जल की और बर्फ की देकर जब भी पूछेगा तो आपकी इसकी विशिष्ट ऊष्मा आपको नहीं बताएगा। इसकी विशिष्ट ऊष्मा आपको याद होनी चाहिए, किसकी, जल की और बर्फ की। यहां पर नोट लिखिएगा, नोट में लिखना है आपको, ठोस, द्रव तथा गैस में विशिष्ट ऊष्मा अर्थात ठोस में, द्रव में, गैस में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो ठोस, द्रव, गैस में तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा गैस की होती है, उसके बाद द्रव की होती है और सबसे कम ठोस की होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की होगी, उसके बाद किसकी होगी, द्रव की, और सबसे कम किसकी होगी, ठोस की। क्या, विशिष्ट ऊष्मा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि विशिष्ट ऊष्मा किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। यही सबसे अधिक गैस की, फिर द्रव की और सबसे कम गैस की, क्या, विशिष्ट ऊष्मा। इसके आगे बात करते हैं, हेडिंग लिखिएगा, तापमान बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। तापमान बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। तापमान बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, या फार्मूला देख लो पहले। Q बराबर होता है ms डेल्टा T। क्या है आपका, ये फार्मूला है। अगर आपको तापमान बढ़ाना हो, तापमान इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू ms इंटू डेल्टा T। जहां पर आपका Q क्या है, Q है ऊष्मा। Q क्या है, ऊष्मा। M क्या है आपका, मॉस, द्रव्यमान। M क्या है, मॉस या द्रव्यमान। और S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा की क्या है, तापमान परिवर्तन या ताप परिवर्तन। तो अगर तापमान बढ़ाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इसकी सहायता से आप हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, 200 ग्राम जल का ताप 50 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक करने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या है, देखिए, आपका जो मॉस है, द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, और ताप परिवर्तन क्या है 50 डिग्री सेल्सियस से आपको 65 डिग्री सेल्सियस करना है। मतलब आपके पास 200 ग्राम पानी है जिसका तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, और उस तापमान को आपको 50 को क्या ले जाना है, 65 तक ले जाना है। तो 50 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी, वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कितनी ऊष्मा खर्च होगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए कि ऊष्मा पूछ रहा है, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्यू क्या है ज्ञात करना है आपको। और यहाँ पर यम कितना दिया है, यम दिया है 200 ग्राम। और डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी क्या है, ताप परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन क्या है आपका
एक है 50 और दूसरा है 65, तो आपको अंतर निकालना पड़ेगा। 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आ गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस। अब इस फार्मूले पर रखो, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, रखते हैं। तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर यम कितना दिया है, यम दिया है आपका 200 ग्राम, 200 गुणे ये 200 क्या है ग्राम है, गुणे यस क्या है, यस है आपका विशिष्ट ऊष्मा। तो बताइए 200 ग्राम जल है, अभी पहले लिखाए थे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 ग्राम 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ग्राम सॉरी 1 कैलोरी 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और क्या है अगला, डेल्टा टी कितना है आपका, ये गुणे हो जाएगा, इसको नीचे लिख दो, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूले पर रख दिए। देखिए भाई, आपका जो एम था मास द्रव्यमान, वो कितना था 200 ग्राम, और आपका स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कितना था, क्योंकि आपको पहले ही बताएं, याद होना चाहिए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर रख दिए, ये क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी ताप परिवर्तन कितना आया है 15, 65 माइनस ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, Q बराबर 200 गुणे 1 कैलोरी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 200, सॉरी यहाँ पे 15 ही बचा है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, 15 का गुणा 0 से करिए, 0 हो गया, 15 का गुणा 0 से 0 हो गया, और 15 दूनी 30, यही तो आएगा भाई, ये 0 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 30,000 कैलोरी, क्योंकि बचा था कैलोरी में आपका 30,000 क्या हो गया, ये 30,000 कैलोरी हो गया। ये उत्तर आपका कैलोरी में आया है। अगर यही आपसे किलो कैलोरी में पूछ ले, किलो कैलोरी में, तो आपको पता है कि 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी के, तो बटे 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलो कैलोरी। और अगर इसी को बदलना हो किसमें, जूल में, तो क्या करेंगे, 30,000 गुणे 4.2 कर देंगे, जो उत्तर आएगा वो किसमें हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। अब देखिए, जो ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, वो ऑप्शन कैलोरी में भी हो सकता है, वो ऑप्शन किलो कैलोरी में भी हो सकता है, और वो ऑप्शन किस में हो सकता है, जूल में हो सकता है। तो जब भी अभी आप प्रश्न हल किए, उत्तर आपका 30,000 कैलोरी आया। अगर इसको किलो कैलोरी बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 30 किलो कैलोरी। और अगर इसी 30,000 कैलोरी की आपको जूल में बदलना हो, तो 30,000 को 4.2 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आपका जूल में आ जाएगा, क्योंकि आपको कल ही बताए थे कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल की, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल अथवा 4.2 जूल के होते हैं। तो जब इसको 4.2 जूल से गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। देखते हैं, फार्मूला क्या था हमारा, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q बराबर यम कितना दिया है 1 किलोग्राम,
अब देखिए ये किलोग्राम में दिया है, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम की? 1000 ग्राम। इसको बदल लो पहले ग्राम में। ग्राम में बदलोगे तभी आप कैलोरी वाला ग्राम सूत्र लगाओगे। अगर किलोग्राम में रहेगा तो आपको किलो कैलोरी में निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया? 1000 ग्राम गुणे यस क्या है आपका? यस क्या है? स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। तो बताओ विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे गुणे क्या करेंगे आप? डेल्टा टी क्या है? ताप परिवर्तन। तो 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस करना है, तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख देंगे हम 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए करना क्या है, इस ग्राम से ये ग्राम माइनस हो जाएगा और इस डिग्री सेल्सियस से ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? Q बराबर 1000 गुणे 1 कैलोरी गुणे 50। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 50,000 कैलोरी। कितना हो जाएगा? 50,000 कैलोरी। अब अगर इसी को किलो कैलोरी बदलना हो तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितने कैलोरी के? 1000 कैलोरी की। तो 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 50 किलो कैलोरी। अब अगर इसी को 50,000 कैलोरी को जूल में बदलना हो तो 50,000 गुणे क्या करेंगे? 4.2, और ये उत्तर आपका किसमें आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि विकल्प, ऑप्शन में विकल्प कैसा दिया है, कैलोरी में दिया है कि किलो कैलोरी में दिया है कि जूल में दिया है। तो अगर कैलोरी में है तब तो ठीक है, अगर वो उत्तर किलो कैलोरी में दिया है तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, उत्तर किलो कैलोरी में आ जाएगा। अगर उत्तर आपका जूल में दिया है तो जितने की कैलोरी है उसको 4.2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो उत्तर हमारा किसमें आ जाएगा? जूल आ जाएगा। क्योंकि कल बताए थे 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।